कहते हैं क्रिकेट में एक अच्छा दिन टीम को खड़ा कर सकता है। वो भारत के साथ हुआ पाकिस्तान के मैच के बाद। लेकिन दो हसीन शामें और हर कोई बात कर रहा है वर्ल्ड कप जीतने की। सपना सच होगा कि नहीं होगा, हमने सोचा क्यों नहीं देश के क्रिकेट के सबसे बड़े गुरु सचिन तेंदुलकर से ही जानने की कोशिश करें। सच में बहुत बहुत स्वागत है। मेलबर्न में बैठे हुए हैं और मेलबर्न ने भारतीय टीम को इतनी बड़ी खुशी दे दी, इतना बड़ा मैच दे दिया। पहले तो हर कोई कह रहा था भारत 4 तक जा सकता है, 4 तक जा सकता है। अब तो 29 मार्च की बात भी शुरू हो गई। नहीं, बहुत जल्दी कर रहे हैं हम। मुझे लगता है कि 29 मार्च को बाजू में रखना चाहिए। अब तक हम 2 मैच खेले, बहुत अच्छे खेले। कल का भी मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका काफ़ी अच्छा रहा, मुझे देखने में मज़ा आया। मैंने पहली बार स्टैंड्स में से मैच देखा तो एक अलग सी एक्साइटमेंट मैं भी महसूस कर रहा था। जो ग्राउंड के अंदर जो एटमॉस्फेयर था, एनर्जी थी, और जिस तरह से प्लेयर्स मैच खेले भी कल का, मज़ा आया देखने का। ये चैंपियन टीम की निशानी होती है कि आप जब नीचे होते हैं जरूरत के वक्त आप गियर बदल लेते हैं। हालांकि गियर हर कोई बदल नहीं पाता, लेकिन उम्मीद थी सचिन भाई इस तरह से पाकिस्तान, उसके बाद साउथ अफ्रीका जो कि टूर्नामेंट की फेवरेट थी। मैंने पहले ही कहा था, अगर आपको याद है तो पिछले इंटरव्यू पाकिस्तान मैच के बाद मैंने राजदीप से कहा था कि वी कैन प्ले बेटर। मुझे पता है इस टीम का पोटेंशियल, और अगर सब कुछ अच्छी तरह से प्लानिंग के अकॉर्डिंगली जाता है आगे तो फिर हम अच्छा क्रिकेट खेलेंगे। और मुझे लगता है कि ये कॉन्फिडेंस को आगे लेके जाना चाहिए। आगे हम थोड़े वीकर टीम्स के साथ खेलेंगे, मगर तभी रेड फ्लैग होता है जब आप वीकर ऑपोजिशन के साथ खेलते हो, तब और जोर लगा के खेलना चाहिए हमें। और ये दिक्कत आ सकती है क्योंकि आपने 2 बड़े मुकाबले शुरू में खेल लिए, जीत लिए, और एकदम आपका मोमेंटम है, रिदम है, अब हल्के से मैच है। लेकिन कल की जीत में सबसे बड़ी खुशी आपको किस चीज से लेकर हुई? क्योंकि आमतौर पर हम शतक की बात करते हैं या किसी पारी की बात करते हैं, आपके लिए सबसे बड़ा यादगार लम्हा? अरे कल हम काफ़ी डिटर्मिन्ड दिखे, और जिस तरह से प्लान किया था, मैं पहले ही कहे जा रहा था कि शिखर जब क्लिक करेगा। पहले कहा था, जब मैंने आपसे पूछा था कि शिखर रन नहीं बना रहा, आपने कहा नहीं 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 नहीं, क्योंकि वेट करो आप। शिखर का गेम ऐसे है कि वो इन विकेटों के लिए सूट करेगा, और वो अगर सेट हो जाते हैं, अच्छा स्टार्ट देते हैं, तो वो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा गेम पे। शिखर और मुझे लगा कि बहुत इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप थी शिखर और अजिंक्य की। जब अजिंक्य ने आके जिस तरह से बैटिंग की और एक्सेलरेट किया, मुझे याद है, आई थिंक पहले या दूसरे इंटरव्यू में मैंने कहा था कि अजिंक्य इज अ डार्क हॉर्स, कि उसको सब है ना थोड़ा अंडररेट करते कि वो कितना डैमेज कर पाएगा, ये सोचते नहीं। दूसरे बिग हिटर्स है टीम में, मगर अगर आप अजिंक्य का स्ट्राइक रेट देखो कल का, तो वो क्रूशल मोमेंट पे बैटिंग करने आए, और जब वो आउट होके गए तो उन्होंने गेम को बदल दिया था। हमने 307 किए, इन स्पाइट ऑफ लास्ट 3 एक और हम ठीक से रन नहीं कर पाए, जितने चाहिए थे उतने नहीं कर पाए। मगर जिस तरह से फिनिश हुआ था लास्ट 3 ओवर तक, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में लेके अजिंक्य ने टीम को छोड़ा था। आप मैदान में थे, और जब जब आपको दिखाया गया तो क्राउड खड़ा हो जाता था, सचिन सचिन। 86,000 लोग थे कल जो है अटेंडेंस, और कम से कम 70,000 इंडियन फैंस थे। वो ऐसा लग रहा था कि जैसे आप मोहाली में खेल रहे हैं, ईडन गार्डन्स में खेल रहे हैं, या वानखेड़े स्टेडियम में खेल रहे हैं। मेरे साथ कुछ जिम्बाब्वियंस बैठे थे, कुछ ऑस्ट्रेलियंस भी बैठे थे, और वो यही कह रहे थे कि पता नहीं लग रहा है कि हम मेलबर्न में है या इंडिया में है, क्योंकि पूरा स्टेडियम ब्लू नज़र आ रहा था। और आपके लिए भी नया फीलिंग हो गई? मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था, मज़ा आया मैच देखने के लिए। और बहुत अच्छी ये बात थी कि बॉक्स जब चाहो आप ग्लास बंद कर सकते थे। मुझे तो पहले पता ही नहीं था कि उसकी ग्लास खुलती भी है। जब ग्लास खुली तो एक अलग सा मज़ा आया, क्योंकि क्राउड का रिस्पॉन्स पता लग रहा था ज़्यादा। आपने रहाणे की बात की, माफ़ कीजिए मैं ये कंपैरिजन नहीं करूंगा, लेकिन जब रहाणे कुछ कुछ बैकफुट शॉट्स खेलते हैं, हमें सचिन तेंदुलकर की याद क्यों आती है? क्यों लगता है कि शायद उन्होंने अपना खेल जो है आपके खेल पर मॉडल किया है? कुछ उन्होंने एक बैकफुट पंच मारा मॉर्कल को, शायद वो पता ही नहीं चला, गेंद गोली की तरह गई। उनके पास वो स्पेशल एबिलिटी है कि जब रहाणे बड़ा शॉट भी खेलते हैं तो पता नहीं लगता कि वो बड़ा शॉट खेले हुए हैं, क्योंकि उनका वो टाइमिंग इतना अच्छा होता है और एफर्ट
कम लगता है बिल्कुल, कि आप ऐसे देखो तो लगता है कि जेंटल पुश किया हुआ है और बॉल बाउंड्री लाइन की तरफ जाता है। कल तो उन्होंने 1-2 छक्के भी मारे बहुत अच्छे, वहाँ भी आप देखो तो उन्होंने सिर्फ टाइम ही किया है और वो उनकी स्ट्रेंथ है। इट्स अ स्पेशल गिफ्ट। मैं हमेशा उन्हें देखते आ रहा हूँ और वो जब पंच करते हैं तो इतनी अच्छी पोजीशन में होते हैं, इसलिए वो वेट ट्रांसफ़र और बैलेंस, वो सारी चीज़ें जब इकट्ठा काम करने लगती है तो बैटिंग बड़ी इजी लगने लगती है उनकी। और शिखर के लिए भी चैलेंज था, क्योंकि जो भी है आलोचना हो रही थी, क्रिटिसिज्म हो रहा था, उन रन नहीं बनाए थे और सबको लग रहा था कि यार वर्ल्ड कप क्यों अब शिखर धवन को खिला रहे हैं। लेकिन शिखर धवन ने ऐसा क्या किया कि सब कुछ बदल गया? आई थिंक किसी भी बैट्समैन को ना थोड़े टफ पैचेस आते हैं बीच में, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो ख़त्म हो गया। हम बहुत बार जल्दी ओपिनियंस फॉर्म करते हैं और जजमेंट बहुत जल्दी दे देते हैं ना, किसी को चांस नहीं देते। अगर प्लेयरों को हम थोड़ा चांस देने लगेंगे तो प्लेयर भी अलग तरह से सोचता है और वो कॉन्फिडेंस एक बड़ी चीज़ होती है। जब प्लेयर को तो खुद के एबिलिटी में कॉन्फिडेंस होता है, मगर जब लोगों को उसके एबिलिटी में कॉन्फिडेंस आने लगता है और वो प्लेयर को पता लगता है कि लोगों को मेरे पे भरोसा है, तो फिर प्लेयर अलग सोचता है और उसका रिफ्लेक्शन आप ग्राउंड पे देख लेते हो। और शिखर ने पेस भी बड़ा अपने आप को अच्छा किया। शुरू में विकेट नहीं देना है, उसके बाद एक्सेलरेट किया, गियर बदल दिया। शुरू में थोड़ी मूवमेंट होगी अप फ्रंट, थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस मिलेगा बॉलर को, थोड़ी एक्स्ट्रा ऑफ द विकेट मूवमेंट होगी। जब सीम हार्ड होती है तो बॉल स्विंग भी करेगा थोड़ा, तो उतना टाइम आपको बॉलर को देना पड़ेगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि लूज बॉल को भी आप ब्लॉक करो। हम कल ऐसे पोजीशन में थे कि जहाँ लूज बॉल मिला वहाँ रन के लिए देख रहे थे और उसी तरह आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे लगा कि दोनों मैच में जिस तरह से हमने बैटिंग की है, बहुत अच्छी समझदारी वाली बैटिंग। और मैं प्रैक्टिस देख रहा था 2-3 दिन से, शिखर धवन नेट्स में इतना बैटिंग नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसे आपकी आदत थी थ्रो डाउन ज्यादा ले रहे थे। और थ्रो डाउन में मैंने देखा कि ज्यादा वो शॉर्ट पिच गेंदों को ही प्रैक्टिस कर रहे थे और पुल का ही ज्यादा इस्तेमाल कर रहे थे। मैं भी, मुझे लगता है कि हम साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेल रहे थे, उनके पास थोड़े ऊंचे बॉलर है। मॉने मॉकल को ज़्यादा बाउंस मिलता है सबसे। डेल स्टाइन भी थोड़े अलग तरह के बॉलर है, मगर मेनली अगर आप शॉर्ट बॉल की बात करें तो मुझे लगता है कि वो मॉने मॉकल की प्रैक्टिस कर रहा था। और विराट कोहली सबड्यूड कंपैरेटिवली विराट कोहली दोनों मैचों में दिखे हैं, लेकिन शायद ये उनका रोल रहने वाला है। शायद उन्होंने भी समझ लिया है कि अब सचिन तेंदुलकर तो है नहीं, वो मेरे पर ही सारा प्रेशर है। किसी भी प्लेयर को टीम के प्लानिंग के हिसाब से चलना चाहिए। इट इज़ नॉट अबाउट कि मैं जाके क्या कर दिखाता हूँ अलग, हम क्या कर दिखाते हैं इज़ व्हाट मैटर्स। और कोई भी प्लेयर एक तरह की बैटिंग हर मैच में नहीं जाके कर सकता, अलग अलग उसको रोल्स दिए जाते, तो उस तरह से उन्हें भी रिस्पॉन्ड करना चाहिए। और जो विराट, और क्रिटिकल पारी खेली उन्होंने, बिल्कुल, क्योंकि जब जल्दी विकेट जाती है, रोहित का अनफॉर्चुनेट रनआउट था वो, उसके बाद एक पार्टनरशिप होनी ज़रूरी थी और वहाँ पे शिखर और विराट दोनों ने बहुत अच्छी मारी। रोहित की आपने बात की, रोहित का भी जो है एक लंबा स्कोर ड्यू है। बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा है कि ये टूर्नामेंट बहुत लंबी टूर्नामेंट है और हमें चांस देना चाहिए प्लेयरों को कि किस तरह से वो खेलते हैं और इनिंग एक अच्छी सफल इनिंग खेल पाते हैं, और उसमें रोहित का भी ज़रूर मौका आएगा, मुझे दिख रहा है जस्ट राउंड द कॉर्नर। सचिन भाई, 308 एमसीजी में चेज नहीं हुआ था, लेकिन साउथ अफ्रीका के पास इनोवेटिव बल्लेबाज हैं, बड़े लंबी हिट लगाने वाले बल्लेबाज हैं, डेप्थ है उनकी टीम में। आपको किसी वक्त उस वक्त लगा ब्रेक में कि यार कहीं ये ना हो कि 308 रन और हम मुकाबला ना जीत पाए? 308 रन एक कंपेरेटिव टोटल है, बहुत अच्छी टोटल है, क्योंकि अगर आपको मैच के पहले कोई कहता है कि 308 रन आप सेटल कर जाओगे 308 के लिए, तो यू विल से कि अगेंस्ट ऑपोजिशन लाइक साउथ अफ्रीका मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल से कि हाँ 308 अच्छी टोटल है, हमें डिफेंड करने आनी चाहिए। मगर ये फॉर्मेट इस तरह से अभी चेंज हो रहा है, वो सिर्फ 4 फील्डर आउटसाइड द सर्कल होते हैं, तो उसमें थोड़ा गेम मुझे लगता है खुल जाता है, बैट्समैन को ज़्यादा मौका मिल जाता है बाउंड्रीज मारने का। तो उसमें मैं कहूँगा कि अगर 1-2 अच्छी पार्टनरशिप्स होती थी तो गेम क्लोज जा सकता था, और उनके पास भी बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। मुझे लगता है कि सब कहते हैं कि साउथ अफ्रीका अच्छे नहीं खेले, हाँ वो अच्छे नहीं खेले, मगर हम भी अच्छे खेले। हमने शायद
उन्हें फोर्स किया इस तरह से खेलने के लिए। ये बड़ी बात है। हमने हमारी बैटिंग ने भी उनके बॉलरों को सेटल नहीं होने दिया, हम अच्छे शॉट्स खेले। और हमारी बॉलिंग जिस तरह से हमने स्टार्ट किया, बहुत अग्रेसिव स्टार्ट था, मगर ये सिर्फ अग्रेशन नहीं था, ये अग्रेशन बैक्ड विद गुड लाइन एंड लेंथ। जिस तरह से हमने लेंथ्स डाले तो वो ना बिल्कुल शॉर्ट थे ना आगे थे, बहुत अच्छी जगह पे बॉल रखा और अच्छी लाइन में भी रखा। तो मैं कहूँगा कि फास्ट बॉलरों ने बहुत अच्छी शुरुआत की और फॉलोड बाय ट्रिमेंडस स्पिन बॉलिंग। सच में आपने बड़ी क्रिकेट खेली है और बैट्समैन डोमिनेटेड इंडियन टीम रही है हमेशा, कि बैट्समैन रन बनाकर दे देंगे तो चलो गेंदबाजों को मौका मिलेगा, वक्त मिलेगा, रन मिलेंगे। लेकिन कभी ऐसा होता है कि लिमिटेशंस जब गेंदबाज जानते हैं तो बेहतर प्रदर्शन करते हैं, जो इंडिया के साथ शायद हुआ है। ये वही साउथ अफ्रीका जिन्होंने कंडीशंस को एक्सप्लॉइट नहीं किया। आप मिड ऑफ आगे लेकर गेंद कर रहे हैं और आप लेंथ गेंद कर रहे हैं, लेकिन भारत ने शायद अपनी लिमिटेशंस में गेंद की, इसलिए प्रेशर बना साउथ अफ्रीका पर। मुझे लगा भारत का प्लानिंग बहुत अच्छा था और प्लान करना एक चीज़ होती है, मगर वो उन प्लानों को एग्जीक्यूट करना दूसरी चीज़ होती है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। प्लानिंग तो सभी कर लेते, मगर बीच में जाके आप कितनी सारी चीज़ें एग्जीक्यूट कर पाते हो वो इम्पॉर्टेंट है। और जो कल भारत ने किया मुझे लगा, क्योंकि अगर आप देख रहे थे तो साइड की बाउंड्रीज बहुत लंबी थी और हमारे फास्ट बॉलर्स खास करके जब मोहित डाल रहे थे बॉलिंग, AB डिविलियर्स और डुप्लेसी को, इवन आमला को, तो उन्होंने शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल ज़्यादा डाले और बाउंसर का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, क्योंकि वो यही चीज़ को बैक कर रहे थे कि साइड के बाउंड्रीज लंबे हैं, मैं वहाँ पे फील्डर्स रखूँगा 2 और आप चाहे तो उस तरफ क्लियर करो, सामने की तरफ आपको मौका नहीं मिलने वाला है क्लियर करने के लिए। तो वहाँ पे 2 बैट्समैन आउट हुए, वहाँ पे शॉर्ट बॉल को आउट हुए। तो मैं यही समझता हूँ कि ना प्लानिंग बहुत अच्छी तरह से एग्जीक्यूट की है। और कहते हैं ना कि कई बार भाग्य ऐसा होता है, डेस्टिनी ऐसी होती है कि कोई चीज़ हमें लगता है बुरी हो गई, लेकिन वो शायद ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाता है। ये इंडिया की फर्स्ट चॉइस तेज गेंदबाज नहीं थे। ईशांत शर्मा को चोट लग गई, उनको बाहर जाना पड़ा। भुवनेश्वर को चोट लगी हुई है, उनको 11 में नहीं खिला पाए। लेकिन उमेश यादव, मोहम्मद शामी, मोहित शर्मा, इन तीनों ने कमाल किया है। ये कॉम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद आया कि ऐसे नहीं कि अगर आपका स्ट्राइक बॉलर इंजर्ड हो जाता है तो दूसरा कोई आके उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। ये अच्छी बात है कि हमारे पास वो स्ट्रेंथ है और वो एबिलिटी है कि जो बैकअप बॉलर होता है वो भी आके अच्छा परफॉर्मेंस कर दिखाता है। तो ये इंडिया के लिए अच्छी न्यूज़ है। और धोनी ने बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया इन तीनों को, रोटेट भी करते रहे, बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया। मुझे लगा कि खास करके जब स्पिन बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे, या शुरू में तो ज़्यादा रविंद्र जडेजा ने बॉलिंग की और बाद में अश्विन आए, मगर दोनों को अगर आप देखो तो उसने दूसरी एंड से लगवाया जहाँ पे बाउंड्री लाइन थोड़ी लंबी थी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैटर कर जाती है, क्योंकि बैट्समैन जब बैटिंग कर रहा होता है तो वो हमेशा देखता है ग्राउंड के क्या डिमेंशंस है और कौन बॉलिंग कर रहा है और किस तरफ आप टारगेट कर सकते हो, हवा किधर चल रही है। तो धोनी ने जो ड्रेसिंग रूम थी उसके ऑपोजिट एंड से ज़्यादा स्पिन बॉलिंग के ओवर्स डलवाए और पवेलियन एंड से फास्ट बॉलिंग जितनी देर हो सके वहाँ फास्ट बॉलिंग पवेलियन एंड से हो रही थी, जिस तरफ बाउंड्री लाइन थोड़ी छोटी थी। और वो छोटी बाउंड्री लाइन थी इसलिए स्ट्रेटेजी भी थोड़ी अलग थी, थोड़ा बॉल शॉर्ट ऑफ लेंथ डाल रहे थे ताकि वो साइड में मारे लंबी बाउंड्री लाइन की तरफ। और जडेजा और अश्विन की आपने बात की, पता नहीं एकदम पिचेस में कुछ हो गया है, इन गेंदबाजों में कुछ हो गया है, लेकिन ये बल्लेबाजों को सफोकेट करना शुरू हो गए हैं। आई थिंक जो मैं देख रहा हूँ कि वो बाकी स्पिनर्स की तरह नहीं डाल रहे। बाकी स्पिनर्स जितना मैं देख रहा था मुझे लगा कि काफ़ी फ्लैट डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पे आप जब फ्लैट डालने लगते हो बॉल तो वो स्किड करने लगता है बैट के ऊपर। मगर बॉल को जब एक कहते हैं कि बॉल को साइड से डालना जिससे बॉल स्किड करने लगता है और बॉल को थोड़ा ऊपर से डालना ऐसे, तो मुझे लगा कि जडेजा और अश्विन दोनों ऊपर की तरफ से डाल रहे हैं और थोड़ा स्लो कर रहे हैं जिसमें लूप है, और क्योंकि लूप है बॉल बाउंस भी हो रहा है और थोड़ा सा ब्रेक भी हो रहा है, वो सीधा नहीं चल रहा है बैट के ऊपर। तो ये एक वेरिएशन है और मुझे लगता है कि काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं ये, कि दे आर चैलेंजिंग बैटर्स टू क्लियर देम। जो लंबी बाजू ग्राउंड की वहाँ पे आप हमें मारो छक्के नो प्रॉब्लम्स, मगर आप आउट भी हो सकते। मुझे याद है आपने जब शुरू में
दूसरा या तीसरे कार्यक्रम में कहा था कि बैलेंस टीम का बड़ा जरूरी है। एक तो विनिंग कॉम्बिनेशन को आगे लेके जाना, बैलेंस टीम का। आपने कहा था कि 5 गेंदबाज खिलाने ही पड़ेंगे। आप ऐसे ऑलराउंडर की तरफ मत जाएं जो बैटिंग कर ले, हल्की सी बॉलिंग कर ले। आपने कहा था कि मुझे 5 स्पेशलिस्ट गेंदबाज चाहिए, और वो फॉर्मूला चल रहा है। आई थिंक ये फॉर्मूला ठीक चल रहा है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन हमारे लिए सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन रहा है। 3 फास्ट बॉलर्स तीनों अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और 2 स्पिनर्स आके बहुत अच्छा रोल निभा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि दोनों स्पिनर्स बैटिंग कर सकते हैं थोड़ी। जडेजा बैटिंग कर लेते हैं, अश्विन भी आके थोड़ी बैटिंग कर लेता है नीचे। ये ऑल इन ऑल मैं कहूँगा कि जब आप 8 नंबर तक ठीक ठाक बैटिंग आपकी है तो एक कॉन्फिडेंस वाली बात है। ड्रेसिंग रूम में ऐसे लगता है कि हम 8 नंबर तक ठीक बैटिंग कर रहे हैं। मोहम्मद शामी भी आके थोड़ी बैट घुमा लेते हैं। उमेश भी अगर मौका पड़ा तो थोड़ा मार लेते हैं। मोहित इतना नहीं, मगर बट ओवरऑल अगर आप 9 और 10 की तरफ देख रहे हो तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम है टीम में। तो आई थिंक 7-8 तक बैटिंग ठीक है, मगर आपको अच्छे 5 बॉलर्स होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि दोनों मैचों में एक पैटर्न रहा है, और वो पैटर्न रहा है कि लास्ट के जो 3-4 ओवर्स हैं उसमें एकदम विकेटें गिर जाती हैं। 15-20 रन दोनों मैचों में भारत जो है वो कम पड़ा है। आपको लगता है आगे चलकर ये चीज खल सकती है, या आपको लगता है नहीं ये टेम्परेरी फेज है, 1 मैच 2 मैच? आई थिंक ये टेम्परेरी फेज है, क्योंकि आपको कभी 100% करेक्ट गेम नहीं मिलेगा। बहुत रेयरली होगा ऐसे कि आपने स्टार्ट भी बहुत अच्छा किया है और फिनिश भी बहुत अच्छा किया है, मिडिल वाले ओवर्स भी बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, तो आप हर मैच में फिर आप 325 के ऊपर रन बनाओगे। और ऑपोजिशन भी क्रिकेट ही खेलने आती है वो भी जीतने का प्लान करके ही आती है, तो वो भी पैचेस में अच्छा कर जाएंगे। तो वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि ओवरऑल 100 ओवर्स हमने कैसे खेले और वो उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। ईच टाइम यू गो आउट, मैं यही समझता हूँ कि अगर आप एक स्टेप अच्छा करने देखते हो, एक लेवल ऊपर जाने की कोशिश करते हो परफॉर्मेंस में, तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ प्लेइंग भी अच्छा होता जाएगा। और आपको ऑब्वियसली पता है कि कहाँ अच्छा नहीं फिनिश हुआ है, किस वजह से नहीं हुआ है। तो ये बार बार ना होना, यही मैं समझता हूँ कि अच्छी चीज़ रहेगी हमारे लिए, और प्लेयर्स सोच रहे होंगे इस बारे। और साउथ अफ्रीकन कप्तान डिविलियर्स ने मैच के बाद कहा कि दिस इज एन एम्बैरेसिंग डिफीट। उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं अपने कमरे में जाऊंगा रात को और मैं शोक मनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि आई वांट टू रिमेन सैड ऑल माय लाइफ। हार उनको तो चुभी है, लेकिन शायद उन्होंने सोचा नहीं था कि भारत इस तरह से आएगा। 2 खिलाड़ी काफी डोमिनेटिंग गेम था। मुझे लगा कि हमने उनको किसी भी स्टेज में गेम में आने नहीं दिया। एक पार्टनरशिप थोड़ी डेंजरस दिख रही थी डिविलियर्स और डुप्लेसी की, मगर वो रन आउट बहुत इंपॉर्टेंट रहा हमारे लिए, क्योंकि वो गेम चेंजिंग मोमेंट थी जहाँ पे उनके मेन बैट्समैन डिविलियर्स आउट हुए। तो मुझे लगा कि हमारी फील्डिंग भी बहुत अच्छी थी, वो रन आउट क्रूशल था, थ्रो बहुत अच्छा था। पहला मैच आपने टीवी पर देखा था, दूसरा मैच आपने सचिन भाई यहाँ से देखा है मैदान में। टीम की बॉडी लैंग्वेज, टीम का माहौल सब देखकर दिल दिमाग कहता है कि यार 29 मार्च पॉसिबिलिटी है। हालांकि आपने पहले कहा कि अभी इंतजार करें, लेकिन सच बताइए पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? नहीं है, पॉसिबिलिटी है, और पॉसिबिलिटी ये 2 मैच के पहले भी मुझे दिख रही थी। वेरी गुड। काफी लोग क्वेश्चन मार्क डाल रहे थे वहां पे कि जब मैंने कहा कि टॉप 4 टीम में इंडिया आएगी, तो उन्होंने कहा था कि आपका दिल कह रहा है कि दिमाग कह रहा है? तो दिल भी कह रहा था और दिमाग भी कह रहा था मेरा कि इंडिया आएगी। मगर कोई भी स्पोर्ट्समैन से आप अगर बात करोगे तो वो यही कहेगा कि डोंट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। जब अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है तभी ज़्यादा मेहनत करो और तभी ज़्यादा अलर्ट रहो, बी ऑन योर टोज। जो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि अपनी टीम उसी डायरेक्शन में सोच रही है, कोई चीज़ ग्रांटेड नहीं पकड़ रही है और पूरी दम लगा के मेहनत। मैं आपको एक और बात बता दूं कि प्रैक्टिस जब मेलबर्न में चल रही थी, आपने वो जो इंडिया पाकिस्तान मैच के बाद आज तक पर जो कुछ कहा था वो खिलाड़ियों के पास उसकी नॉलेज आ गई थी, क्योंकि ड्रेसिंग रूम में वो चीजें डिस्कस हुई हैं कि सचिन पाजी ने ये कहा है, सचिन पाजी ने ये कहा है और हमें ऐसा करना है। नहीं, मुझे पता नहीं कि प्लेयरों ने ये कहा है। ड्रेसिंग रूम के बाहर भी देखिए आप लगे हुए हैं टीम के साथ। नहीं, उन्होंने ड्रेसिंग रूम में, टीम मीटिंग्स में ये बातों पर चर्चा हुई है, टीम की रणनीति में जो जो आपने बातें की हैं उन सब बातों पर चर्चा हुई है। नहीं, अच्छी बात है क्योंकि मैं हमेशा प्लेयरों के साथ टीम में था तब बात करता था। कभी कभी कोई प्लेयर्स, मैं जब टीम के साथ नहीं था तभी भी हम बात करते हैं, क्योंकि
मैं टीम का हिस्सा हूँ और हमेशा रहूँगा, क्योंकि वंस अ क्रिकेटर ऑलवेज अ क्रिकेटर। और उनमें उनमें से एक खिलाड़ी रैना का मुझे याद है कि उन्होंने इंग्लैंड जाने से पहले आपसे टिप्स लिए तो जाते ही वहां पर 100 बनाया था। आई मीन 100 तो उन्होंने बनाए, मैं एज अ सीनियर क्रिकेटर बात करता हूँ उनके साथ, जब भी मुझे कुछ लगता है तो मैं जस्ट शेयर करता हूँ मेरा ओपिनियन। बाद में प्लेयरों के ऊपर है कि वो स्टाइल उनको सूट करती है या नहीं, मगर इट इज़ नाइस टू बी एबल टू, है ना, उनके साथ बात कर सकूं और जो भी मेरा ओपिनियन है उनको दूं।